चार्ल्स बुकॉस्की ने बोला था, फाइंड योर पॉइजन एंड लेट इट किल यू। मैंने अपना लिटरल पॉइजन भी ढूंढ लिया और मेटाफोरिकल भी। कभी कभी ये सोचता हूँ कि क्या खोऊंगा अगर इसको फूकते फूकते अभी मर गया, अभी अटैक आ गया तो। और आज तक पता नहीं लगा पाया मैं। ये नहीं कि इसके सुपरफिशियल जवाब नहीं आते मुझे, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, हॉस्पिटल में पड़ा रहूँगा। ये आर्ट भी तो इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब कर सकता हूँ। मेरे एक सर ने भी मुझे समझाया था कि मयंक, ये सब ठीक है पर अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ये म्यूज़िक तुम सिर्फ तभी तक बना पा रहे हो जब तक तुम हेल्दी हो। ये बातें तुम तभी तक कह पा रहे हो जब तक तुम हेल्दी हो। और मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि मैं हेल्दी हूँ, ये अच्छी बात कैसे है। नीचे कहता है कि अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग वाई कैन एंड्योर ऑलमोस्ट एनी हाउ। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब में बताया कि इन सर्च फॉर मीनिंग कि कैसे वो हॉलोकॉस्ट जैसे एक्सपीरियंस को भी फेस करके निकल गया, क्योंकि उसे होप था कि ही विल मेक समथिंग आउट ऑफ इट। उसने कोई किताब भी लिखी थी, वो किताब लगभग 70-80% कंप्लीट हो गई थी और उसकी मैन्युस्क्रिप्ट भी उसी समय ख़त्म हो गई जब वो हॉलोकॉस्ट में था। बट फिर भी उसके पास पर्पस थे। ही वॉज इवेंचुअली एबल टू क्रिएट न्यू मीनिंग्स। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि क्यों हमें न्यू मीनिंग्स क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों कामुस खुल के ये नहीं बोल पाया कि यूनिवर्स एब्सर्ड है, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो तुम देख लो भाई, तुम्हें रहना है तो रहो वरना चले जाओ। क्योंकि उसे एक कल्चरल आइकन बनना था। वो जितना एब्सर्ड शायद कागज़ पे था उतना एब्सर्ड नहीं था लाइफ में, बिकॉज उसे स्टिल वो क्लाउड, वो इंगेजमेंट, वो चीज़ें मिल रही थी। एब्सर्डिज्म की सबसे बड़ी मिसाल उसकी मौत है। ही वॉज वर्किंग ऑन हिज लाइफ बिगेस्ट प्रोजेक्ट। उसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के दौरान मर गया बेचारा। तुम करते रहो नए मीनिंग्स क्रिएट। फ्रीडा कोलो से लेकर, नीचे से लेकर, कामुस से लेकर, काफका से लेकर, तुम्हें लग रहा है ये लोग हेल्दी लोग थे? तुम्हें लग रहा है दे वर ग्रेटफुल अबाउट देयर लाइव्स? मैं आज तक नहीं समझ पाया ये बातें लोगों ने छुपा के क्यों रखी हैं। तुमने कभी डिग किया है इन लोगों के पास्ट में, इन लोगों की हिस्ट्री में? मुझे एक
महान आदमी बताओ बहन जो दुखी ना हो। और फिर भी हम ज़बरदस्ती खुश होना चाहते हैं। खुशी मिलती है, मुझे भी मिलती है, मुझे लिखने से मिलती है। पहले मुझे बातें करने से मिलती थी, शायद इसलिए मैं बातें करने में इतना अच्छा हो गया। मगर मुझे अच्छी बातें करने से खुशी नहीं मिलती थी, और इसलिए शायद मैं वो कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर बन तो गया, पर उस दौरान मुझे जो बातें करनी पड़ी ना, उन बातों से मैं ही अग्री नहीं करता था। इस दौरान मुझे कितने लोग ऐसे मिले जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बट उनकी जॉब ने उन्हें इतनी सिक्योरिटी दे रखी थी कि वो किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, अपनी जॉब से नहीं कर सकते थे। ये अच्छी बात है। पर इसलिए तो हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ दुनिया को एक बहुत बड़े टाइमलाइन में, एक बहुत बड़ा टाइमलाइन जिसमें अगर मैं फ़िलॉसफी के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ तो जो कॉन्वर्जेशन एरिस्टोटल, प्लाटो, सोक्रात ने शुरू की थी, उस कॉन्वर्जेशन को आगे नीचे कामुस, सार्त्रे ने पुश किया। अब मैं इसी कॉन्वर्जेशन की एक अगली कड़ी के तौर पर अपने आप को देखता हूँ। सिनेमा में भी ऐसे ही होता होगा, क्रिकेट में भी ऐसे ही होता है, चेस में भी यही देखा मैंने, आर्ट में भी यही चीज़ होती है। जॉन एलिया के बाद तहज़ीब हाफी आया, पर मुझे तलहंजुम के बाद नहीं आना। मुझे फरहान खान के साथ नहीं आना। मैं ये सब क्यों बना रहा हूँ साला, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या बताऊँ उन लोगों को जो मेरे जैसे हैं, और जो मेरे जैसे नहीं है मैं उन्हें क्यों बताऊँ कुछ। मैंने इसलिए तो ज्ञान देना बंद कर दिया। मैंने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ना, तो मैं बोलता था अपने आप को कि मैं आज के हनुमान का जामवंत हूँ। मेरा काम आदमी को उसका ट्रू पोटेंशियल रियलाइज़ कराना है। हाँ, क्योंकि तब तक मुझे मेरा नहीं हुआ था। मैं हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहता था जो कभी नहीं हुआ। मैंने हर चीज़ में किया वही, बट जैसे जैसे मैं और सक्सेसफुल होता था, मेरे ऊपर और लिमिटेशंस बन जाती थी, और मैं कभी उन लिमिटेशंस में रहना ही नहीं चाहता था। मेरे पास मेरी लिमिटेशंस कम है क्या? जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लोगे उतनी लिमिटेशंस आ जाएंगी। मेरे एक स्टूडेंट ने कुत्ता पाल लिया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बहनचोद ये कौन सा टाइम है कुत्ता पालने का? तू अकेला रहता है इंदौर में, तू यहाँ आया ही क्यों था? वो कुत्ता मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो स्टूडेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और उस स्टूडेंट का कुत्ता पालना मुझे चिढ़ दिलाता है। तूने तो बच्चा कर लिया बहनचोद, तू इसीलिए थोड़ी आया था। तू एक दिन कुछ कर ले जिससे तू वो सहूलियत खरीद ले, जिससे तू एक कुत्ता भी पाल ले और तुझे फ़र्क ना पड़े। समझ में आता है। मैं अपना सबसे अच्छा काम लिख चुका हूँ। मैं और अच्छा लिख सकता हूँ, पर मैं और असली नहीं लिख सकता। कोशिश करता हूँ, कभी कभी लिख लेता हूँ, पर मेरा सबसे बेहतरीन काम मैं लिख चुका हूँ। मेरा सबसे असली काम, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा गलतियाँ की होंगी, उस समय मेरी स्किल सबसे ख़राब थी, पर उस समय मैंने सबसे गहरा लिखा। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे अंदर शायरी की स्किल्स तो थी ना, मेरा लिरिसिज्म तो वान फाड़ है ही। इसलिए तो देखो ना, अभी भी मैं अपने लिरिसिज्म पे आ ही नहीं रहा। मेरे लिरिसिज्म की मैं क्यों करूँ तारीफ? तुम करना एक दिन। करूँगा मैं भी शायद, ताकि तुम्हें बता सकूँ कि वो लिरिसिज्म को कैसे देखना है, कैसे समझना है। पर तुम देख रहे हो मेरे चेहरे पर कैसी एक
अजीब सी खुशी है जब मैं अपने काम की बात करता हूँ, अपने काम की। मैं क्यों इस दुनिया में जाऊँ और उनके काम की बात करूँ? दुनिया में कुछ लोग अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने में कितना फैसिनेटेड फील करते हैं ना, कितना इन्वेस्टेड होते हैं, कितना कुछ दांव पे लगा देते हैं, और कुछ लोग उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में लगे रहते हैं। तुम नहीं हो एक आर्टिस्ट, समझ में आता है, तुम्हें दुनिया में रहना है, जीना है, खाना है, पीना है, समझ में आता है ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम्हें पता है उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने कुछ लिखा तो तुम लोगों के पास आज करने के लिए बातें हैं? कामुस नहीं होता, काफका नहीं होता, नीचे नहीं होता, क्या पढ़ता मैं? चेस नहीं होता तो मैं खेलता क्या? क्या अगर कैपाब्लैंका ने चेस नहीं खेला होता, बॉबी फिशर ने चेस नहीं खेला होता, कैस्प्रो ने चेस नहीं खेला होता, मैग्नस ने चेस नहीं खेला होता, तो तुम्हें लगता है हमारे पास इतनी थ्योरीज होती, इतने टैक्टिक्स होते? तुम्हें लगता है जैसे आज एक 1300 रेटिंग का प्लेयर सोच पाता है, किसी ज़माने में भी ये मुमकिन था? तुम्हें लगता है 1500 रेटिंग के प्लेयर को जितना मिडिल गेम का अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होता है उतना पहले कभी नहीं था? क्योंकि जो जो लोग आए जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ इनपुट दिए, जिन्होंने ओपनिंग करना, एंड गेम खेलना सिखाया, इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। और शायद असली कंट्रीब्यूटर्स के तो मैंने नाम भी नहीं लिए। शायद मेरा कोई नाम ही ना ले, शायद मेरे बारे में कोई बात ही ना करे। पर ये भी कितना फैसिनेटिंग होता होगा ना, जॉन एलिया जैसे लोग और भी तो होंगे। खलील गिब्रान कहीं तो होगा एक और। आज भी तो मेरे जैसे कुछ लोग होंगे। द ओनली गुड थिंग दैट कैन हैपन आउट ऑफ दीज वीडियोज़ इज़ मुझे वो लिटरेचर फेस्टिवल्स मिल जाएं जहाँ मैं बात करना चाहता हूँ, या मैं अपने जैसे 4-5 लोगों से कनेक्ट कर लूँ। शायद ना हो, ना हो तो ना हो, लेकिन हो गया तो ऐसी उम्मीदें छोड़ना पड़ेंगी दोस्तों, भले ही फिर हो जाए। आर्ट का सबसे बड़ा दुश्मन होप होती है। आर्ट की सबसे बड़ी कमज़ोरी कनेक्शंस होती है। द मोर कनेक्शंस यू हैव, द मोर पीपल आर इन्वेस्टेड इन योर आर्ट। तुम कभी वो क्रिएट नहीं कर सकते जो तुम उस आर्ट से एट द फर्स्ट प्लेस क्रिएट करना चाहते थे। क्राफ्ट को प्रमोट करने में ये चीज़ें कितनी हेल्प करती हैं, सोच के देखो। एक दिन मेरी साउंड मेन स्ट्रीम में पॉपुलर हो गई, एक दिन लोगों ने मुझे कल्चरली एक्सेप्ट कर लिया, तो लोग बोलेंगे यार एलएफजी टाइप की बीट बना दे, और वो बन जाएगी। हो सकता है यूट्यूब के ऊपर एलएफजी टाइप की फ्री बीट्स हो। कोई बोलेगा मैं एलएफजी जैसा लिखता हूँ, तो इंसान एकदम से समझ जाएगा अच्छा तो तुम भी फ़िलॉसफ़ी के ऊपर, पेरेंटिंग के ऊपर, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ के ऊपर लिखते हो। वो बोलेगा नहीं नहीं, पेरेंटिंग पे तो नहीं लिखता, पर हाँ मैं मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ पे लिखता हूँ। आदमी बोलेगा अच्छा, मुझे भेजना। कैसे गाने बनाते हो? आपने एलएफजी को सुना है? जी मैं शायर हूँ। अच्छा, तो आप शायरी वगैरह, शेर लिखते हैं, नज़में लिखते हैं? सर आपने एलएफजी को सुना है? हाँ हाँ सुना है सुना है सर, मैं उस तरीके से शायरी करता हूँ। अच्छा, तो बीट के ऊपर करते हो तुम शायरी?
हाँ सर। अच्छा, तो तुम क्या वो रदीफ़ और काफ़ी भी साउंड से निकालते हो? सर चल रही है कोशिश, एक दिन निकाल लूँगा। या हाँ सर, मैं निकाल लेता हूँ। मैं तो और भी अच्छा लिखता हूँ बल्कि। अच्छा, एलएफजी से अच्छा लिखते हो? हाँ सर, सुनाना। कोई किसी को बोल रहा होगा, अबे पता है एलएफजी को सुनने के बाद ना मुझे कोई नहीं जमता, सब लोग शैलो लगते हैं। एलएफजी ने बताया बैंचोद बीट पर ऐसी ऐसी बातें भी कर सकते हैं। किसके जैसा कर दूं मैं, तो ये बातें होंगी मेरे बारे में। इसीलिए मैं एलएफजी बनना चाहता हूँ। फिलोसोफर जो रैप कर रहा है, शायर जो सोचता है, रैपर जो फिटिंग नहीं होना चाहता। मैंने वो एक रिएक्शन चैनल पे देखा, फरहान खान का गाना आया था, तो बोले सही बात है, हिप हॉप का, उर्दू हिप हॉप का तो ऑब्वियसली दावेदार इंडिया में फरहान खान ही है। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मैंने अच्छा, पर सही बात है। वो अपने काम को प्रमोट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क करने के लिए जो जो करने को तैयार है, क्या मैं करने को तैयार हूँ? क्या मैं आज जाकर वोकल्स की ट्रेनिंग लेने को तैयार हूँ? क्या मैं परफॉर्मर बनकर पब्स में जाकर शो करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं बार में जाकर और डीजे के साथ लाइव शोज़ करने के लिए रेडी हूँ? पर मैं ये गाने लिखता रहूँगा। मेरा जवाब मेरा वॉल्यूम होगा, मेरा जवाब मेरी ऑथेंटिसिटी होगी, मेरा जवाब मेरा ऑब्सेशन होगा, मेरा पागलपन, मेरा जुनून, मेरी अदा। पर वो मेरी होगी, वो किसी की कॉपी नहीं होगी। मैं जो करूँगा वो मुझसे पहले किसी ने नहीं किया होगा, वो मेरे बाद लोग करने की सिर्फ कल्पना कर पाएंगे, क्योंकि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जैसा कोई टूटा ही नहीं, क्योंकि मेरे जैसा किसी ने सफरिंग को एम्ब्रेस नहीं किया। मैंने लाइफ से एस्केप ढूंढी, पर फिर मैंने एस्केप से एस्केप नहीं ढूंढा। सिगरेट भी ऐसे पीता हूँ जैसे मेरा काम है, मुझे पैसे मिलते हैं उसके, जैसे मुझे इस कंपनी ने स्पॉन्सर किया हो। पिछले 5 साल में किसी आदमी ने तुम्हारी कंपनी की इतनी सिगरेट अकेले नहीं पी होगी। मुझे स्पॉन्सर करो आके। मैं जब मरूं तो एक बैनर लगना चाहिए, स्पॉन्सर्ड बाय अमेरिकन क्लोव, डाइंग पार्टनर। मेरे सर मुझसे अक्सर कहते थे कि मयंक, हर चीज़ की एक कीमत होती है, पर हर चीज़ की कीमत पैसा नहीं होती। पैसे से मैंने वक्त खरीद लिया जिससे मैं लिखता हूँ, पर ये व्यथा पैसे से नहीं मिलती। ये दुख, ये तकलीफ़, ये एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, होपलेसनेस, पर्पसलेसनेस, ये पैसे से नहीं आता। पैसे से तुम
एक जगह बैठकर 20 घंटे नहीं लिख सकते। मैंने एक एक रात में एक एक किताब लिखी है, एक एक सिटिंग में एक एक एल्बम बनाई है। ये इसलिए नहीं हो गया कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी था, दोस्त भी था, पति भी था, बेटा भी था। मैं जिस दिन से LFZ बना हूँ, मैं उस दिन से सिर्फ LFZ हूँ। मैंने सिर्फ वही किया जिसकी एक आदमी कल्पना कर सकता है। लोग बोलते पैसा तो कमाना पड़ेगा, लोग बोलते काम तो करना पड़ेगा, घर तो चलाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ मुझे लिखना है। बोले हाँ, पर फिर तुम इसे छपाओगे भी तो सही। मुझे सिर्फ लिखना है। अरे पर फिर क्या करोगे इसका? चला जाऊँगा। घर वालों का क्या होगा? भुगतेंगे। मैं चाहता हूँ हर उस कुल का नाश हो जाए जिसमें जनरेशनल ट्रॉमास हैं। आने वाले टाइम में चीज़ें वैसी नहीं होंगी। हम जितने हैं, हमें उतने की ज़रूरत नहीं है। जिसको नहीं रहना वो जा सकता है। कब समझेगी दुनिया? मैं आर्टिस्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैं मर नहीं पाया, इसलिए नहीं क्योंकि मैं जीना चाहता था। मैं आर्टिस्ट इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आर्ट बनानी थी, मुझे कुछ क्रिएट करना था। नीचे मानता है विल टू पावर होती है। शोपेनहायर कहता था विल टू लिव होता है। आई थिंक फिलिप मैन लेंडर था वो। ही यूज टू से कि विल टू डेथ होता है, विल टू डाई। LFZ कहता है, एंड टू बी मोर प्रिसाइज मिस्टर Z कहता है विल टू क्रिएट होता है। जब मैंने ऑब्जर्विडिज्म की कॉस्मोलॉजी बनाई तो आई टॉक्ड अबाउट कि कैसे जब कुछ भी नहीं था तो एक एनर्जी थी, और उस एनर्जी के अंदर विल टू क्रिएट था। वो कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहती थी, एंड दैट्स हाउ थिंग्स गॉट इनटू एग्जिस्टेंस। और जैसे ही वो एग्जिस्टेंस आया, वो एग्जिस्टेंस और बढ़ना चाहता था। उसके अंदर भी एक विल टू क्रिएट थी। हर चीज़ के अंदर एक विल टू क्रिएट होती है, वही इंसान को ड्राइव करती है। वो उस विल से पावर भी क्रिएट कर सकता है, फेम भी क्रिएट कर सकता है। मैंने उससे दर्द क्रिएट किया, मैंने उससे ग्रीफ क्रिएट किया, मैंने उससे एडवर्सिटी क्रिएट की, मैंने उससे लिमिटेशंस क्रिएट की, फेलियर क्रिएट किया, रेपुटेशन क्रिएट किया, ऑब्सेशन क्रिएट किया। मैंने उस विल टू क्रिएट से LFZ की दुनिया क्रिएट की, ऑब्जर्विडिज्म क्रिएट किया, प्लेस क्रिएट किए, स्टोरीज क्रिएट की, नॉवेल्स क्रिएट किए। मेरे अंदर विल टू फेम नहीं है, विल टू सक्सीड नहीं है।
विल टू ग्रो नहीं है, मेरे अंदर विल टू पेन है, विल टू सफरिंग है, विल टू कॉन्ट्राडिक्शंस है, विल टू थिंक है, विल टू स्टे हंग्री है। मैं अपने जैसे हर आदमी से आज एक बात करना चाहता हूँ, नेटवर्क करना बंद कर दो। तुम्हारी आर्ट पे जितनी लोगों की छाप पड़ेगी ये उतनी डाइल्यूट होती जाएगी। जितने लोगों के इनपुट लोगे, जितने लोगों की फीडबैक लोगे, जितने लोगों के क्रिटिसिज्म के आधार पर अपनी आर्ट में चेंजेस लाओगे, तुम्हारी आर्ट उतनी क्राफ्ट बनती जाएगी। स्किल्स, परफॉर्मेंस, रिफाइन करना ये आर्ट का गोल नहीं हो सकता, ये उसका आउटकम हो सकता है। योर जॉब इज़ नॉट टू मेक श्योर कि तुम्हारा गाना बेस्ट साउंड करे, ये जॉब इज़ टू मेक श्योर तुम्हारा गाना तुम्हारा साउंड करे। फिर वो बेस्ट साउंड करे तो अलग बात है। जितने प्रोड्यूसर्स ने मुझे ज्ञान दिया, वही वही गाने तो मैंने डाले ही नहीं बहनचोद कभी। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। मैंने एक टैब खोला, मैंने बोलना चालू कर दिया, मुझे ये लाइट ठीक लगी, मैंने रख ली। पर तुम ये वीडियो इसलिए नहीं देख रहे, ये लाइट ऐसी है, ये शर्ट ऐसी पहनी है, मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं वैसे बैठा हूँ। तुम ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि तुम पागल हो। तुमसे अब और अपने आप को धोखा देते नहीं बनता, इसलिए देख रहे हो तुम ये वीडियो, अगर देख रहे हो तो। और अगर ऐसा नहीं है तो थैंक यू, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, पर नहीं भी देखोगे तो चलेगा। मुझे फ़र्क पड़ेगा इस बात से कि कितने लोग मुझसे जुड़े, कितने लोगों ने वो फील किया, कितने लोगों ने मेरा मैसेज वैलिडेट किया। पर इसलिए नहीं कि कितने लोगों ने किया, इस बात से मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि हाँ, हैं कुछ चूतिए जो मेरी तरह सोचते हैं, हैं कुछ पागल जो सोच पाते हैं आज भी, जो समझ पाते हैं, जो आर्ट इंटेंशन के साथ क्रिएट करते हैं, रेफरेंस के साथ नहीं, जो बेहतर साउंड तो करना चाहते हैं पर किसी और की वजह से नहीं, किसी और के जैसा नहीं, जो लिखते तो हैं पर इसलिए नहीं क्योंकि उनको उनके पीयर से वैलिडेशन चाहिए, वो लिखते हैं क्योंकि वो एक टाइमलेस संवाद को कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है हम में से जितने लोग सोचेंगे वही चीज़ें आगे जाकर फ़िलॉसफी बनेंगी, वरना नहीं बनेंगी। आपको पता है पिछले 100 साल से कोई ओरिजिनल फ़िलॉसफी नहीं आई। आपको पता है ओशो वॉज नॉट अ फ़िलासफ़र, आपको पता है गांधी वॉज नॉट अ फ़िलासफ़र, आपको पता है स्वामी राधा कृष्णन वॉज नॉट अ फ़िलासफ़र, आपको पता है ये फ़िलासफ़िकल कमेंटेटर्स थे, आपको पता है आज जो भी लोग हैं ये फ़िलासफ़िकल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, नॉट फ़िलासफ़र्स। आपको पता है हम नया नहीं सोच पा रहे, एक सभ्यता के तौर पर, एक सिविलाइजेशन के तौर पर, एक कल्चर के तौर पर। हेरिटेज को वो लोग डिफेंड करेंगे जिनके पास वो हेरिटेज है और उन्हें करना चाहिए, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं जो बोल रहा हूँ केवल वो सत्य है। मैं बात कर रहा हूँ अपने जैसे कुछ लोगों से जिनका सत्य वो हो सकता है जो मेरा सत्य है, वरना मैं अपना सत्य बता के जा रहा हूँ। मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, मुझे किसी को बहस नहीं करनी। मुझे जैसे मैंने बहस करने में बहुत महारत हासिल की और इसलिए मैं बहस से जीतता चला गया।
बट देन आई रियलाइज़ कि क्या बदलता है इससे, आदमी अगले दिन वही बहस किसी और से करता है। मैं किसी के लिए उसका सत्य थोड़ी बदल दूँगा। जिसको सब कुछ उसके हेरिटेज से मिला है, कल्चर से मिला है, रिलीजन से मिला है, फेथ से मिला है, उससे मैं कौन होता हूँ बोलने वाला ये सब कुछ नहीं होता, झूठ है। तो तुम लोग कुछ भी बिलीव करते हो, कुछ भी मानते हो, कुछ भी सोचते हो, आई अंडरस्टैंड इट जेन्युइनली। ये सब अब इस बारे में नहीं बचा कि मैं तुम्हें बताऊं कि हैं तुम चूती हो। नहीं नहीं नहीं, चूतिया तो मैं भी हूँ। तो चूतिया तो तुम हो ही, पर जस्ट बिकॉज तुम मेरे अलावा कुछ सोचते हो उससे तुम चूतिया नहीं हो जाते। तुम चूतिया तब हो जाते हो जब तुम्हें ये नहीं पता होता जो तुम सोच रहे हो वो क्यों सोच रहे हो। अगर तुमने जाकर उन सवालों के जवाब ढूंढे एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, तो मेरे चूतिया बोलने से तुम नहीं हो जाते। इफ़ यू बिलीव इन वॉट एवर यू बिलीव, अभी तुम निहिलिज्म तक नहीं पहुँचे। और जब तक तुम निहिलिज्म तक नहीं पहुँच रहे तुम ऑब्जर्वेटिज्म तक भी नहीं पहुँच सकते। तो यू डोंट नीड टू अग्री विद मी। पर अगर तुम ये वीडियो बाय चांस गलती से देख रहे हो तो एक दिन वापस आओगे, अगर तुम किस्मत वाले हुए और अगर तुम सोच पाए तो। अगर तुम उन सुपरफिशियल चीज़ों के आगे बढ़कर अगर तुम देख पाए, अगर तुम रिलेट कर पाए मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ से, अगर तुम एग्जिस्टेंशलिज्म समझ पाए, अगर तुम एब्सर्डिज्म समझ पाए, अगर तुम प्रैग्मेटिज्म समझ पाए, अगर तुम निहिलिज्म समझ पाए, अगर तुम्हें फ़िलासफ़ी एज अ सब्जेक्ट पसंद है, अगर तुम्हें काफका पसंद आया, अगर तुम्हें पसुआ पसंद आया, अगर तुम्हें जॉन एलिया पसंद आया, तो देर आर हाई चांसेस कि तुम्हें मैं भी पसंद आ सकता हूँ। बस जिस तरीके से तुम्हें इन लोगों से इंट्रोड्यूस किया गया था, अगले कुछ 50 सालों तक कोई मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा तुम्हें, इस बात का मुझे दुख रहेगा। तुम जहाँ भी हो, तुम जो भी हो, अगर तुम दुनिया से कटते हो, नेटवर्क नहीं करते, अपनी आर्ट को बनाते हो, किसी से झूठ नहीं बोलते, वो करने की कोशिश करते हो जो तुम करना चाहते हो, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। तुम्हें ऑब्सेशन की ज़रूरत है, तुम्हें बोर्डम की ज़रूरत है, तुम्हें उसी काम को जिस पे तुम्हें क्रिटिसिज्म मिला है उसे और करने की ज़रूरत है। इनिशियल फ्यू ईयर्स तक दिस इज़ नॉट अबाउट क्रिटिसिज्म। जब तक तुम अपने 10,000 घंटे पूरे नहीं कर लेते तब तक तुम्हें फीडबैक लेने की किसी से ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना। मैं जब कॉर्पोरेट ट्रेनर था तो मैं एक बात बताता था कि पूरी दुनिया इज़ अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। दुनिया में जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जितना बड़ा बिजनेस है वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या तो उतनी महंगी, या उतने अमीर लोगों की, या उतने ज़्यादा लोगों की। या तो वो वॉल्यूम से पैसा कमा रहे हैं, और या फिर वो कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो उनके अलावा कोई नहीं कर रहा। ये सेम प्रॉब्लम आर्ट के केस में एग्जिस्टेंस के साथ आती है, पेन के साथ आती है, सफरिंग के साथ आती है, ग्रीफ के साथ आती है। एक तरफ आदमी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, तो उसे मोटिवेशन चाहिए, उसे स्ट्रैटेजीज चाहिए, उसे फ्रेमवर्क्स चाहिए, उसे प्रोसेसेस चाहिए, सिस्टम्स चाहिए, और वहाँ पर चीज़ों को ऑब्जेक्टिव लेवल पर देखने की ज़रूरत होती है। ये आर्ट है, यहाँ हर चीज़ सब्जेक्टिव होती है। जैसे स्किल के बिना कुछ होगा ही नहीं। जैसे अगर कोई शेर बहर में नहीं है तो वो शेर है ही नहीं। पर इतनी मास्टरी हासिल कर लो उस चीज़ में कि अब तुम कुछ ऐसा लिखो जो बहर के बारे में ना हो, और वो होगा। बिकॉज वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि तुम अगर नींद में भी कोई शेर लिख रहे हो तो वो बहर के बारे में तो होगा ही, पर अब वो बहर के बारे में नहीं। इन अ सिमिलर वे तुम जो भी कर रहे हो, जैसे शुरू में इट्स ऑल अबाउट कलर थ्योरी, बट फिर इट्स नॉट। फिर वो शैडो का गेम है, फिर वो लाइट का गेम है। एक लेवल तक तुम शेप्स क्रिएट करते हो और तुम वो भी ढंग से नहीं क्रिएट कर पाते, और एक लेवल पर तुम एब्स्ट्रैक्ट भी कुछ चीज़ क्रिएट करते हो तो वो वाव हो जाती है। बिकॉज मसल मेमोरी, मैं फंबल नहीं करता अब, तो जब मैं फंबल करता हूँ तो वो अलग से दिखता है, मुझे बहुत चिढ़ाती है। पर
आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि किसी चीज़ को इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, और फिर तुम भूल जाओ कि तुमने क्या शुरू किया था। मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं देख ही नहीं सकता अपने आप को इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता हुआ, कंटेंट बनाता हुआ। लोग मुझे बोलते हैं यार तुम कंटेंट नहीं डाल रहे, तुम पता कैसे चलेगा दुनिया को कि तुम हो, तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। मैंने क्यों बताना है मुझे? क्यों? क्यों कल जानने की ज़रूरत है दुनिया को मुझे? क्यों मैं ये वीडियोस अपलोड करूं और ये वीडियोस चल जाएं? क्यों ना मैं और स्ट्रगल करता रहूं, मेरी माँ चुट जाए जीवन की, मेरे अंदर इतनी तकलीफ़, इतना दर्द, इतनी टीस पैदा हो जाए कि फिर मेरे पास लिखने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना हो, और फिर मैं कुछ ऐसा लिख दूं जो आज तक कभी आया ही ना हो। क्या कर लूँगा वो सब करके जो दुनिया वैसे भी कर रही है? कितना पैसा कमा लूँगा? कितना? और कितना पैसा कमा लूँगा तो ये हो जाएगा कि हाँ आप सफिशेंट है, क्योंकि जितना कमाऊँगा उतना कम लगेगा। क्योंकि हर व्यक्ति अपने संबंधों से, अपने परिवार से प्रभावित होता है, अपने दोस्तों से, जिन लोगों में उठता बैठता है उनसे प्रभावित होता है। और जैसे जैसे मैं और पैसा कमाऊँगा, मैं अपने से अमीर लोगों से मिलता जाऊँगा, जैसे मुझे अपने से दुखी लोगों से मिलना है। पर कोई अपने माथे पे लिखा कर नहीं चलता वो कितना दुखी है। मुझे आज भी मिलना है उन लोगों से जो मेरे जैसा कुछ कर रहे होंगे, पर मैं कैसे ढूंढूं उन्हें? तो शायद मैं कम्युनिटी ऐसी क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ पागल, डिस्टर्ब लोग, आर्टिस्ट लोग, सनकी लोग, निहिलिस्ट लोग, एब्सर्ड लोग एग्जिस्ट करते हैं, जिनका गोल कोई चीज़ पोस्ट करना, पब्लिश करना, प्रमोट करना नहीं है, जो खुश कल्पना नहीं कर सकते। ये है एलएफजी। अगर ये सब तुम हो तो तुम एलएफजी हो, मैं नहीं हूँ। धीरे धीरे तुम जब एलएफजी की दुनिया को समझोगे तो यू विल रियलाइज़ कि जब मैं एलएफजी से बात करता हूँ तो मैं सिर्फ खुद से बात नहीं कर रहा, मैं तुम सबसे बात कर रहा हूँ। और वो एलएफजी की दुनिया में जब वो एक यूनिवर्स के अंदर कहानियाँ चल रही हैं तब तो वो उन किरदारों से बातचीत कर ही रहा है, बट वो तो बहुत डीप लेवल की बात हो गई। वरना जब मैं बार बार एलएफजी करता हूँ तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा। तुम लोग शायद समझोगे एक दिन ये बात। मैंने सब दे दिया अपनी आर्ट को, मैं चाहता हूँ तुम भी दे दो। जो कुछ है तुम्हारे पास सब गवा दो इसमें, सब छोड़ दो। इस बारे में नहीं है मुझने कितना संघर्ष किया, हाँ तो किया तूने, बहन जो तुझे पता है कि तू जितना संघर्ष करेगा उतना अच्छा है तेरे लिए? नहीं पता। ये क्या होता है कि मैंने क्या क्या खोया मैं ही जानता हूँ? हाँ तो किसने नहीं खोया? हर आदमी क्या नहीं हासिल कर सकता, तो आदमी आर्टिस्ट क्यों बनता है? सक्सेस, पैसा, फेम सब कुछ चाहिए, मुझे भी चाहिए। मेरे अभी 2 लाख रुपए आ रहे होते तो क्या मेरे को बुरा लगता? मैं अपने गाने और बना लेता। पर अगर मुझे वो 2 लाख रुपए लाने के लिए वो सब करना पड़ेगा जिससे तंग आकर मैं लफ्जी बना था, तो फिर क्या सेंस है उन बातों का? आने वाले टाइम में हो सकता है मैं वो चीज़ें करूं क्योंकि फाइनली मेरे हाथ में वो गाने आ गए, पर तुम तब तक मत करना जब तक तुम अपना गाना डालने के लिए तैयार नहीं हो। मैंने 30 से ज़्यादा एल्बम बनाई, अगर अभी भी मुझे लगता कि वो साउंड नहीं आई मेरे अंदर तो शायद मैं ये हिम्मत नहीं कर पाता। मैंने बहुत कंटेंट बनाया है, बहुत, पर मेरा कभी डालने का ही मन नहीं हुआ। मैंने मैं किससे क्या हासिल करेंगे यार? जिस कंटेंट को हम, ये वीडियोस मैंने कल भी रिकॉर्ड किए, जब मैं उसके बाद मैं खुद भी देख रहा था 1 घंटे तक, आई वाज लाइक यार वाह, दिस इज़ द ट्रू मैसेज दैट आई रियली वांट टू गिव ना। जैसे आदमी अभी बोलता है कि आप ये चीज़ चालू करोगे फिर छोड़ तो नहीं दोगे। मैंने, तुम ये सोचते हो बार बार कि मैं छोड़ देता हूँ, तुम कभी ये सोचते हो मैं छोड़ क्यों देता हूँ? आदमी को लगता है हम एक काम लगातार नहीं कर रहे। अरे तुम बहुत सोचने वाले इंसान हो अगर तुम एक काम लगातार नहीं कर रहे, शायद, शायद, आई डोंट नो। पर सोच के देखना ऐसे, वो लोग जो रोज़ प्लानिंग कर रहे हैं, रोज़ सोच रहे हैं, रोज़ समझ रहे हैं,
वो 3 दिन बाद तक तो जाने कितनी बातें और सोच लेंगे, और तुम आओगे अगले दिन और एग्जीक्यूट कर लोगे, फिर घर चले जाओगे, थक कर सो जाओगे, अगले दिन फिर उठोगे, एग्जीक्यूट कर लोगे। तो एक लेवल पर डिसिप्लिन कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने ये सब चीज़ें अपनी बैलेंस से हासिल नहीं करी। मैं ऑब्जर्वेटिज्म इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरी लाइफ में बैलेंस था, मेरी लाइफ में सब सॉर्टेड चल रहा था, मेरी लाइफ में सब अच्छा था। मैं ऑब्जर्वेटिज्म इसलिए बना पाया क्योंकि मैं शायद उतने डार्क फेज में जा पाया। मैं महीनों घर से बाहर नहीं निकला। मैंने अपने आप को ज़िंदगी भर दुनिया के सबसे अच्छे डिबेटर के तौर पे तैयार किया। एक टाइम ऐसा आया कि मेरा मानना था मुझे डिबेट्स में कोई नहीं हरा सकता। उसी समय जब मैं अपने लॉजिक्स वगैरह को और मजबूत कर रहा था तो मैंने फ्रेडरिक नीत्शे, कामुस, सार्त्रे, इन लोगों को और गहराई से पढ़ा। एंड आई वाज लाइक, मैं सच बता, अगर ये लोग तेरे सामने आ गए और इन लोगों ने तुझसे तर्क किए तो तू हरा देगा इनको, तू इनसे बहस कर लेगा। मेरी गांड फट गई। सालों तक मेरे सपनों में आया नीचे, उसके सवालों के जवाब नहीं थे मेरे पास, ना मेरे में हिम्मत थी ढूंढने की। पर जब मैंने अपनी ज़िंदगी एक कर दी ऑब्जर्वरिज्म में, तो आज मेरे पास सारे सवालों के सब जवाब हैं। और इस चक्कर में मेरी हालत ऐसी हो गई कि कोई पूछने नहीं आता। जब मैं मयंक गुप्ता था, सक्सेसफुल था, पैसे वाला था, चीज़ें थी मेरे पास, तब मेरे पास भीड़ लगी रहती थी। लोग पैर छू रहे हैं मेरे, इज्जत कर रहे हैं मेरे से सब सवाल पूछने आते थे। सर आपसे 15 मिनट मिलना है, सर आधा घंटा मिलना है, सर आपका टाइम चाहिए, सर कब मिल सकता हूँ सर। आज जब मेरे पास देने के लिए सारे जवाब है तो मेरे पास कोई नहीं है जो मुझसे पूछे आकर। मैं जब आगे आकर ये लिटरेचर फेस्टिवल्स और इन जगहों पर जाना चाहता हूँ तो अब मुझे सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट डालकर ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं देखो मेरे फॉलोअर्स हैं, देखो लोग मुझे सुनते हैं, देखो मैं फेमस हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, उसमें मेरे किसी स्टूडेंट को बुलाया। उस व्यक्ति का लिटरेचर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जिस पैनल डिस्कशन में वो गया उसमें और भी लोग आए थे। अब क्योंकि उसने पोस्ट वगैरह किया, सारे लोगों को टैग किया, तो मैंने देखा बहनचोद उसमें भी किसी का लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं। मैंने एक लिटरेचर फेस्टिवल हो गया और इन्फ्लुएंसर्स आकर अपनी अपनी बातें बोलकर चले गए। क्या चूतिया बना रहे को। और सबसे चूतिया वो ऑडियंस जो सुनने गई। क्या बताएंगे जी ये लोग लिटरेचर के बारे में तुम्हें? क्या डिस्कशन हो रहा होगा उस पैनल में? कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई एक्टर है, कोई रील बना रहा है, कोई सोशल मीडिया पर सामान बेच रहा है, और बहनचोद ये लिटरेचर फेस्टिवल में आकर थॉट लीडर्स बनेंगे। ये साहित्यकारों की चर्चा को लीड करेंगे और बताएंगे साहित्यकारों को आगे कैसे सोचना है। क्या बहनचोद, क्या दुनिया है ये? इस सिस्टम का हिस्सा बनूं मैं? जब मैंने बोला कि मुझे बोलना चाहिए इसमें, तो बोलते हैं जी आपका सोशल मीडिया। मैंने क्या, सेलिब्रिटी बुलाना चाह रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स बुलाना चाह रहे हो, कौन बुलाना चाह रहे हो? एक तरफ आई टोटली गेट इट, तो मुझे कोई वैसा एकदम है ऐसा नहीं रियलाइजेशन हो गया कि ये क्या हो रहा है। जैसे है फिलोसोफर तो पता है कि आदमी को क्या चाहिए। जैसे वो भी तो यही बताना चाहते हैं कि देखो ये आ रहे हैं। अब जिनके फॉलोअर्स हैं
वो हर जगह पहुंच जाएंगे। और फॉलोअर्स बनाना एक अलग स्किल नहीं है क्या? क्या ये एक अलग अचीवमेंट नहीं है? पर ये एक अलग अचीवमेंट है, मैं ये तो कह रहा हूँ। तुम ये बताओ ना कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं। अब क्या मैं ये कंटेंट बनाऊँ? मुझे क्या पता। ना मेरे को मज़ा आता है, ना मेरे फॉलोअर्स हैं। तो ना तुम्हें लिटरेचर में मज़ा आ रहा है, ना तुम्हारे फॉलोअर्स लिटरेचर की वजह से हैं, और अब तुम लिटरेचर फेस्टिवल्स में बोल रहे हो जाकर। शर्म नहीं आ रही लिटरेचर फेस्टिवल्स वालों को? मेरे हिसाब से हम जैसे लोगों को साल में 4 बार निकलना चाहिए, सिर्फ वहाँ अपनी बात रखने जहाँ हम जैसे लोग पाए जाते हैं। पर ये सिस्टम हमें ऐसा भी नहीं करने देगा। इसीलिए आज नहीं तो कल हमें भी कंटेंट पोस्ट करना तो शुरू करना पड़ेगा। पर ध्यान रहे, इसी दौरान हम अपने आप को खो देते हैं। इसी दौरान हम वो करने लग जाते हैं जो हम करने के लिए नहीं आए थे। इसी दौरान हम वो भी बनाने लग जाते हैं जो बनाने की ज़रूरत हमें नहीं थी। वो नेटवर्क, वो कनेक्शंस, वो रिश्ते। आज मुझे दुनिया के सबसे अच्छे बीट मेकर्स नहीं चाहिए। जैसे मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है सेलेब्स क्या रहा? मैं भी तलांजुम होता अगर मेरे झोंके होते तो। अब क्या मैं तलांजुम हो जाता? जी नहीं। पर मुझे झोंके थोड़ी चाहिए थे। मुझे वो इंसान चाहिए था जो तलांजुम में मान रहा है झोंके होकर, जो मुझ में माने वो होकर जो मुझे चाहिए। वो बिलीफ पहली बार झोंके ने दिखाया था लांजुम को, यंगस्टर्स को। वो मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं ऐसे प्रोड्यूसर से जुड़ पाऊँ जो मेरे गाने की डेप्थ समझे। मुझे मेरे गाने से पैसा नहीं कमाना। मैं अपने गाने पैसों से अलग रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो लोग जो सही में म्यूज़िकली वो डेप्थ लेकर बैठे हैं या हासिल करना चाहते हैं, वो मेरे साथ कोलैब करें। वो लोग मेरे साथ कोलैब करें जो एक्चुअली में वो म्यूज़िक बनाना चाहते हैं जो इंडस्ट्री से अलग हो, या ना करें। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, जैसे ठीक है मैं जिन लोगों के पास जाता हूँ वो मुझे क्लाइंट की तरह देखते हैं, एक बार दो बार चीज़ें मिक्स मास्टर फिर से कर देते हैं, पर फिर वो छूट जाता है काम। और या फिर वो काम मुझे फिर पसंद ही नहीं आता, मैं उसे डालता ही नहीं हूँ। क्योंकि वो साउंड आ रही होती है जो इंडस्ट्री में आ रही होती है। मैं समझाता हूँ इन लोगों को कि मुझे कुछ अलग साउंड चाहिए, मुझे मेरी साउंड चाहिए। बट वो मेरी एबिलिटीज़, मेरी स्किल्स मुझे रोक देती हैं। बट अब मैं जाकर म्यूज़िक थ्योरी थोड़ी सीखूँगा इसके लिए। इसलिए आई नीड फ्यू पीपल इन माई लाइफ। बट इसका मतलब ये नहीं है वो नेटवर्क करने से मिलेगा। नहीं मिल सकता। सबसे रेयर चीज़ है कि तुम खुद में बिलीव करते हो, और उससे रेयर है फिर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो खुद में बिलीव करता हो और फिर वो तुम में भी बिलीव करता हो। उस लिटरेचर फेस्टिवल में पहली बार जैसे मुझे ऐसा लगता था कि मैं, अब मुझे चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं उठ गया हूँ दुनिया से। पर जब मैंने लिटरेचर फेस्टिवल वर्ड वहाँ लिखा हुआ देखा ना, तो आई वाज लाइक इस मंच पर तो मुझे होना चाहिए था। मैं करता वहाँ बातें, मैं देता लोगों के सवाल के जवाब, मैं करता उनके साथ डिस्कशन, मैं करता शायरी पे बात, मैं करता लिटरेचर पे बातें, मैं सिखाता दुनिया को सोचते कैसे हैं, मैं लोगों के साथ बहस करता, मैं इन्वॉल्व होता उस डिस्कशन में। और शायद इसलिए ये सब कर रहा हूँ। डाल पाऊँगा नहीं डाल पाऊँगा नहीं पता, पर मन है इस बार डालने का। ये बातें मुझे अच्छी लग रही हैं क्योंकि इन बातों में मुझे फेकनेस नहीं लग रही। हम आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए दुखी होना अच्छी बात है।
हमारे लिए तकलीफ़ें झेलना अच्छी बात है, हम उस पे फ्लेक्स भी करेंगे एक दिन। पर हम जब तक उस तकलीफ़ को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, हम उस तकलीफ़ से कुछ बनाएंगे नहीं, क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक उस तकलीफ़ से जो सेटिस्फेक्शन हमें मिल सकता है वो नहीं मिलेगा। सोचो, मैं कैसे फूक पाता अगर मैं ये नहीं लिख रहा होता जो मैं लिख रहा हूँ। मैं गिल्ट से मर जाता, भैंचोद ये मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता, अब मुझे लगता है मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। पर मैंने अगर ये 5 साल नहीं किया होता इस तरीके से, मैंने अगर 20 साल शायरी नहीं लिखी होती, मैंने अगर बीट के ऊपर थूकने में वो महारत हासिल नहीं की होती, तो मैं कैसे कर पाता ये सब। और मैं अभी भी नहीं कह रहा कि मैंने कर ली, अभी भी डाउट होता है, फेजेस आते हैं जब मुझे अपनी आर्ट बेकार लगने लगती है, मुझे लगने लगता है कि मेरा टेस्ट मेरी स्किल से बहुत रिफाइंड हो गया है, या मैं कुछ नई बारीकियाँ समझ गया हूँ, पर मैं उन्हें सालों तक अप्लाई नहीं कर पाता। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया जब मैं एक रैपर के साथ बैठा था और मैं उसे बता रहा था कि यार देखिए बीट है, और काश मैं इस बीट के ऊपर वैसे बोल पाता जैसे मैं अब बोलना चाहता हूँ, या जैसे मैं बिना बीट के बोलता हूँ इस तरीके से। और मैं उसको एग्जांपल देकर बता रहा था कि देख मैं कैसे ऐसे तो अच्छा बोल लेता हूँ, पर बीट जैसे ही बजना चालू होती है मैं उसके ऊपर नहीं बोल पाता। और मैं उसे वो डेमोन्स्ट्रेशन देकर बता रहा था, एंड आई रियलाइज्ड कि मैं अब वो कर पा रहा हूँ। अब मैं बीट पे वैसे बोल पा रहा हूँ जैसे बोला जाता है। जैसे बोला तो नहीं जाता क्योंकि कोई बोल नहीं पाया उस तरीके से, मैंने तो नहीं देखा एटलीस्ट, बट दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। जैसे अगर मैं अगले कुछ सालों तक जी लिया तो मुझे लगता है अब मैं कुछ और ऐसी चीज़ें बना दूंगा जो कान फट जाएगी साउंड के हिसाब से। पर मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जो पुराना काम है वो लिरिसिज्म की एपिटोमी है। मैं आज भी अगर किसी सही व्यक्ति से जुड़ पाया जो मेरी आर्ट समझे, जो मेरे ट्रैक्स में, लिटरेचर में, मेरी एलएफजी की दुनिया में इंटरेस्ट ले, तो शायद मैं वो गाने बाहर निकाल पाऊँ। पर उसे साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिफ़ाइन करना है। हालांकि मैं वो 90% कर चुका हूँ, क्योंकि पिछले कुछ समय में मैंने काफ़ी ग्रो किया एज एज यू नो एज अ स्किल्ड आर्टिस्ट। बट जो रेज, जो ऑब्सेशन मेरे अंदर शुरू में था ना, जब मुझे कुछ भैंचोद घंटा समझ में नहीं आ रहा था, और तब जो मैंने गाने लिखे हैं, वो जो साउंड निकाली, क्योंकि मेरे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं था पिछले 5 सालों से, तो मैंने फिर भी इंडस्ट्री में बहुत कुछ कंज्यूम किया है। और उस वजह से मैं मानता हूँ कि भले ही डेलिबरेटली मेरे अंदर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, पर वो सबकॉन्शियस लेवल पर तो आ ही गया होगा। पर जब मैं आज भी अपने पुराने गाने सुनता हूँ ना, तो मुझे कुछ ऐसा एहसास होता है जो कभी नहीं हुआ। मेरी लाइफ का बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि मेरी एक एल्बम है 30 साल, अगर वो एल्बम मैंने मरने से पहले निकाल दी ना, दैट इज़ गोइंग टू बी एन एपिक शिट। 30 गाने हैं उसमें, दैट इज़ गोइंग टू बी ए मास्टर पीस। वो चीज़ ही अलग होगी, वो गेम ही अलग होगा। आई वॉन्ट टू डू दैट। कोई अगर ये वीडियो देखे तो अगर मेरे गाने अच्छे लगे तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करना। पर वॉट आई रियलाइज्ड एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं लाइफ में कुछ भी कर लेता ना, मुझे वो नहीं मिलता जो मुझे एलएफजी का एक गाना लिखने से मिलता है। और मैंने 3500 से ज़्यादा गाने लिखे हैं। ये साउंड, ये अदा, ये स्पिट, ये डिलीवरी, ये लिरिसिज्म, हर चीज़, हर एलिमेंट जो मेरे म्यूज़िक में है, सिर्फ प्रोडक्शन छोड़ के, वो इतना ओरिजिनल होता है। और इसी वजह से मैं जब किसी प्रोड्यूसर के पास जाता हूँ ना, तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि दे आर ऑल ट्राइंग टू फिट इन टू समथिंग दैट एलएफजी इज़ नॉट।
मैक्सिमम शायर, मैक्सिमम रैपर ये बात आज समझ ही नहीं पा रहे कि तुम्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। तुम फेमस तो हो जाओगे, तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। अगली जनरेशन को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यू आर नॉट ट्रू विद योर सेल्फ। यू क्रिएटेड फॉर द सेक ऑफ इट। तुमने ऐसे क्रिएट ही नहीं किया कि ना क्रिएट करना कोई ऑप्शन ही ना हो। तुमने सिर्फ इसलिए क्रिएट किया क्योंकि तुम्हें क्लाउड चाहिए था, तुम्हें फेम चाहिए थी, तुम्हें नाम चाहिए था, तुम्हें वैलिडेशन चाहिए था, तुम इंडस्ट्री से बिलोंग होना चाहते थे। हमें नहीं होना। हम अपनी एक अलग इंडिविजुअलिटी मेंटेन करेंगे। हम रिटेन करेंगे हमारा सच। हमारी बातें होंगी। मैंने कितने रैपर्स के 50-100 गाने सुन लिए और मुझे अभी तक पता नहीं चला वो एज अ पर्सन कैसे हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं, वो असल में किन चीज़ों के ऊपर गर्व महसूस करते हैं, उनकी क्या लाइफस्टाइल है, उनका क्या पर्सोना है, वो डेली लाइफ में कैसे रहते हैं। कुछ कुछ नहीं पता मेरे को। ऑल आई नो इज़ ये गांड फाड़ है। सभी गांड फाड़े क्या? ठीक है, मैं नहीं हूँ, पर मैं लिव सी हूँ। मैं अपने आप से ऑनेस्ट हूँ। मैंने वो बातें की जो मैं सुनना चाहता था। मैंने वो गाने बनाए जिनसे मुझे फ़र्क पड़ता था। मैंने वो बातें की जो मैं चाहता था हूँ। मैंने शायरी को रीडिफ़ाइन किया, भले कोई माने ना माने। मैं शायरी को मुशायरों से उठाकर बीटों तक ले आया। मैं फ़िलॉसफी को लाइब्रेरी से उठाकर मोबाइल फ़ोन तक ले आया। मैं पहला फ़िलॉसफर हूँ जो रैप कर रहा है। और मैं आज बता दूँ, आने वाले टाइम में दुनिया का सबसे पावरफुल मीडियम रैप होगा। मेरा इन्फ्लुएंस ये होगा कि शायर रैप करेंगे। वो लोग जो बोलने में अच्छे हैं, जो बोलने में अच्छा होना चाहते हैं, वो लोग जो अलग हैं, वो लोग जो रेबेल हैं, वो रैप करेंगे। एक ऐसा दिन आएगा जब लोग अपने फेलियर्स को फ्लेक्स करेंगे, अपनी लिमिटेशंस को फ्लेक्स करेंगे, और वो एलएफजी होगा। लोग अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे। मोटिवेशन का मतलब यही नहीं होता कि सब बढ़िया हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कभी बढ़िया नहीं होगा, पर तुम क्रिएट करना बंद मत करना। तुम क्रिएट करते रहना। चीज़ें सही नहीं होंगी तो ये और अच्छी बात है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स भी चाहता था कि तुम्हारे काम में और डेप्थ आए। तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, और ये इल्यूजन, अगर ये इल्यूजन है तो मुझे फोकस रखता है। अगर मैं भी इन्फिनिटी तक जी पाता तो मैं भी शायद टाइम पास कर लेता, पर मैंने 5 साल में नहीं किया। मुझे वीडियो बनाते वक्त भी ये गिल्ट हो रहा है कि मैं गाने क्यों नहीं लिख रहा। मैं बाहर रहता हूँ तो मुझे ये गिल्ट होता है मैं गाने क्यों नहीं लिख रहा। मैं दुनिया में कुछ भी कर रहा होता हूँ तो मुझे बस यही लगता है कि यार मैं अपने गाने क्यों नहीं लिख रहा। और इसलिए मैं बस गाने लिखता रहता हूँ। गाने तो एक दिन आ जाएंगे, पर एलएफसी जैसा दूसरा कभी नहीं आएगा। कभी नहीं।